नमस्कार बच्चों। पहले मैंने कुछ चैप्टर आपको पढ़ने से मना किया था कि सीबीएसई ने ये चैप्टर हटा दिए, लेकिन जो हमारे पास सूचना आई है उसमें ये है कि सीबीएसई का सिलेबस अलग है और हमारा अलग है, आरबीएसई का, राजस्थान बोर्ड का। तो आवश्यक नहीं है, जो चैप्टर सीबीएसई ने आपके हटा दिए हैं वो राजस्थान बोर्ड भी हटाए। जब तक राजस्थान बोर्ड का सिलेबस नहीं आता है तब तक हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है। और फिर हमारा भाग्य है कि हमारे पढ़ाई हुए में से कम करे या बिना पढ़ाई हुए इसमें से कम करे, वो हमारा भाग्य है। फिर इसी क्रम में बीच में छोड़ दिया गया एक चैप्टर है आपके विदाई संभाषण। विदाई संभाषण जो चैप्टर है, अध्याय है, इसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। सबसे पहले थोड़ी देर हम बाल मुकुंद गुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या था बाल मुकुंद गुप्त के बारे में? इनका जन्म इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1907 में हुई थी। मतलब इनका जीवन ज़्यादा नहीं चला था। 35 और 7, इनका कुल जीवन 42 वर्ष ही था। इनका जीवन काल कितने वर्ष था? 42 वर्ष। कोई बहुत लंबा नहीं चला था इनका जीवन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान हरियाणा के रोहतक जिले के गुडियानी गांव में, हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले के गुडियानी गांव में इनका जन्म हुआ था। कब? 1865 में। कहाँ जन्म हुआ था? गुडियानी, रोहतक जिले, हरियाणा में। और इनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। कितने वर्ष जिए ये? 42 वर्ष। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं ज़्यादा नहीं हैं। इनकी रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, दूसरी रचना, और तीसरी रचना खेल तमाशा। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। मतलब इनकी विधिवत शिक्षा उर्दू में ही हुई थी और बाद में हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की थी। बिल्कुल एक तरीके से सिस्टम से पढ़ाई इन्होंने मिडिल तक 8वीं कक्षा तक की थी।
मगर स्वाध्याय से, खुद के अध्ययन से, खुद की मेहनत से, खुद की पढ़ाई से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया इन्होंने। खुद 8वीं पढ़ने के बाद खुद पढ़ाई करते रहते और काफ़ी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। वे खड़ी बोली और उन्होंने खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य, खड़ी बोली, शुद्ध हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली किसे कहते हैं? शुद्ध हिंदी को खड़ी बोली कहा जाता है। तो उन्होंने खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले, इन दोनों के बीच में मेल करने वाले, खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। भारतेंदु युग भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से और द्विवेदी युग हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से, इनके बीच की कड़ी थे। भारतेंदु युग खत्म हो रहा था, द्विवेदी युग का प्रारंभ हो रहा था, उसके बीच की कड़ी थे, ये बीच के थे। अगले पेज पर देखो, 45 पर। विदाई संभाषण उनका सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। विदाई संभाषण है जो उनकी सबसे चर्चित रचना है, पाठ है। हाँ बच्चों, विदाई संभाषण जो हमारा पाठ है मुख्य, ये पाठ ध्यान रखना, आपके व्याख्या बने, आपके व्याख्या बने तो ध्यान रखना ये पाठ कहाँ से लिया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे नामक ग्रंथ से। इनकी जो प्रमुख रचना है ना, शिव शंभू के चिट्ठे, इस शिव शंभू के चिट्ठे नामक पाठ से, ग्रंथ से, व्यंग्य कृति है उनकी, उससे ये पाठ लिया गया है। उसका एक अंश है, एक अध्याय, एक उसका पार्ट है। क्या है साहब इस पाठ में? विदाई संभाषण। देखो, विदाई तो विदाई होती है, आप लोग जानते हैं कि घर में ब्याह होता है तो बहन को, बेटी को विदा किया जाता है। इसके अलावा घर कोई मेहमान आता है उसको भी विदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त घर में कोई पशु होता है उसको बेच दिया जाता है तो वो भी विदा होता है। और एक शब्द है चिर विदाई, परमानेंट विदाई। घर में कोई मर जाता है तो उसको भी विदा किया जाता है। विदाई शब्द ही ऐसा है कि स्वाभाविक है दुख होना, दुख होता है विदाई के नाम से ही, विदाई शब्द से बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। तो यहाँ भी विदाई है। अब प्रश्न आता है यहाँ किसकी विदाई है? देखो, थोड़ा सा हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, एसएसटी का। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो राजा होता था, जो राजा होता था वो इंग्लैंड का राजा ही भारत का राजा माना जाता था। जो इंग्लैंड का राजा होता था वही भारत का राजा माना जाता। जैसे इंग्लैंड में महारानी होती तो भारत में भी महारानी वही मानी जाती। इंग्लैंड में राजा होता तो वो भारत का भी राजा माना जाता। तो जिस समय का ये पाठ है उस समय राजा था एडवर्ड। एडवर्ड सप्तम। इससे पहले 6 और हो चुके थे। तो एडवर्ड सप्तम भारत का राजा था। अब वो इंग्लैंड का भी राजा था। एसएसटी की बात बता रहा हूँ। अब इंग्लैंड की शासन व्यवस्था देखे, इंग्लैंड में रहे वो या भारत में रहे, भाई ज़्यादा तो इंग्लैंड में ही रहेगा वो। फिर भारत में व्यवस्था कौन देखेगा, शासन व्यवस्था? ये मास्क लगा लो। तो भारत में शासन व्यवस्था देखने के लिए वो एक पद उन्होंने सृजित किया था जिसका नाम था वायसराय। पढ़ा होगा आपने। वायसराय भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था राजा के बाद। भारत में या तो राजा होता था
भारत का राजा तो होता तो भारत के लिए था वो राजा, लेकिन वस्तुतः होता कहाँ का था? इंग्लैंड का राजा ही भारत का राजा कहलाता था। तो या तो भारत का राजा होता था या फिर उस सब नंबर 1 तो ईश्वर होता था, भगवान। भगवान के बाद इंग्लैंड का शासक भारत का शासक कहलाता था, राजा कहलाता था। और नंबर 3 वायसराय, क्योंकि राजा की अनुपस्थिति में, राजा तो इंग्लैंड रहता, भारत में जो भी निर्णय लेना होता वो कौन लेता था? वायसराय। राजा के बाद ये नंबर 2 था भारत में, तो वायसराय बनाते थे। तो एक व्यक्ति को वायसराय बनाया गया और उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। सुना है क्या नाम? लॉर्ड कर्जन का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? मैंने 10th क्लास में ही बताया था, लक्ष्मीबाई वाले पाठ में ही शब्द आया है। डलहौजी आया युद्ध करने के लिए, कर्जन आया, देखा कर्जन की आंखों ने, लक्ष्मीबाई वाले झांसी की रानी वाले पाठ में शब्द आया ही। तो साहब ये लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय बना दिया गया। कर्जन को वायसराय बनाया गया 1899 में। 1899 से कब तक बनाया गया? 1899 से 1904 तक। फिर इनका 1904 का कार्यकाल पूरा हो गया, तब इनको दोबारा वायसराय बनाया गया। 1904 से 5 से 1909 तक। 1904 ही आएगा ना? कितने हुए? 5, देख लो जो भी है। 1899 से 1904 और फिर 1904-5 से 1999, 4 ही आएगा ये, जो भी है बुक में क्लियर लिखा हुआ है। 1904 से 1905 भारत का वायसराय दोबारा इनको बना दिया। अब बनाया तो 1904 से 1909 तक था, लेकिन इनका कार्यकाल एक तो ये रहा 1899 से 1904 और फिर 1904 से 1905 तक ही रहे ये भारत के वायसराय। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? 1899 से 1904 पहला कार्यकाल, और दूसरा कार्यकाल 1904 से 1905, जबकि इनको कब तक रहना था? 1909 तक। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। क्यों? इसका कारण था कि लॉर्ड कर्जन भारत की जनता को नहीं संभाल सके। भारतीयों में एक लॉर्ड कर्जन के बारे में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। इसके कई कारण थे। पहला जो कारण था इसका सबसे बड़ा, लॉर्ड कर्जन ये चाहते थे कि जो काउंसिल जो बने, जो समिति बने, उसमें अपने एक फौजी अफसर को, कोई फौजी आदमी था, फौजी अफसर था, उसको उस काउंसिल में सम्मिलित करवाना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन नियमों को ताक पर रखकर, नियमों को छोड़कर तोड़कर एक फौजी अफसर को काउंसिल में शामिल करवाना चाहते थे। लेकिन अब काम तो नियमों से ही हो। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो नियमों की बड़ी पालना होती थी। तो उन्होंने सरकार से कहा, सरकार ने मना कर दिया कि नियमों के अनुसार ही काम होगा साहब। सरकार ने बात नहीं मानी। एक तो ये कारण हो गए। दूसरा कारण हो गया कि भंग कर दिया अंग्रेज़ों ने। क्या कर दिया? बंग यानी बंगाल का, भंग यानी विभाजन, बंगाल के टुकड़े कर दिए। पढ़ा होगा भंग, बंगाल का विभाजन कर दिया अंग्रेज़ों ने। पहले पूरा बंगाल था, फिर बंगाल के 2 टुकड़े किए, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में तो हमारे पास जो पश्चिम बंगाल है वो है, और पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश है।
पहले एक ही था ये 2 टुकड़े कर दिए। भारत के लोग नहीं चाहते थे कि देश के 2 टुकड़े हों, बंगाल के 2 टुकड़े हों, लेकिन इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। इसके अलावा भारत में इनके शासनकाल में लोग बहुत दुखी, बहुत परेशान थे। तो उस फौजी अफसर, फौजी आदमी को काउंसिल में शामिल करवाने के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव डाला। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड में मना कर दिया, अंग्रेज राजा ने, एडवर्ड ने, कि भाई नहीं, इस फौजी आदमी को नहीं बनाएंगे, काउंसिल में शामिल नहीं करेंगे। तो इन्होंने दबाव बनाने के लिए कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। क्या सोचकर कहा कि भाई मैं इस्तीफा दूंगा, ये सोचकर ये घबरा जाएंगे और ये कह देंगे कि नहीं चलो तुम जो कह रहे हो वो कर देते हैं। लेकिन इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तब इनका कार्यकाल 2004 से 1904 से 1905 तक ही हुआ और 1905 में इनको देश से विदा होना पड़ा। तब लेखक कहते हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी, कि आप इस देश को छोड़कर जा रहे हो, अपनी विदाई के भाषण में कुछ तो कहो देश को, कुछ तो देश को संबोधित करो। यही इस पूरे पाठ में है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।